नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र एक शाम देश के नाम के 36वें एपिसोड में ओएनजीसी से अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रक्त एवं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल सिंघवी जी हैं। आपको 30 वर्षों से ज्यादा का अनुभव प्राप्त है। आपने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कैंसर के इलाज का प्रशिक्षण लिया है, जिनमें सीएमसी वेल्लोर एवं केलांग कैंसर सेंटर शिकागो प्रमुख हैं। आपको यूआईसीसी जेनेवा से फेलोशिप भी दी गई है, जिसके तहत इन्हें स्लेन कैटरिंग कैंसर इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क में अध्ययन के लिए चुना गया था। डॉक्टर सिंघवी एक अच्छे वक्ता हैं एवं उन्हें देश विदेश के कई संगठनों ने व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया है। आपको प्राणिक हीलिंग में भी महारत हासिल है। डॉक्टर अनिल, आपका स्वागत अभिवादन है। साथ ही हमारे साथ आज कार्यक्रम की मध्यस्थता के लिए डॉक्टर संगीता पलसानिया जी मौजूद हैं। आप उज्जैन की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं। मैडम, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। आइए हम डॉक्टर अनिल जी को आमंत्रित करते हैं आज के व्याख्यान के लिए। डॉक्टर अनिल, आपका स्वागत है। नमस्कार धर्मेंद्र जी, और मैं आप लोग का बहुत आभारी हूँ कि आपने फिर मुझे मौका दिया है अपने एक्सपीरियंसेस और हमारी रिसर्च को शेयर करने का। आज जो हमने विषय चुना है वो है म्यूकोर, जो ब्लैक फंगस है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आज का विषय इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम कोविड की थी, जो सब लोग फेस कर रहे थे, वो अब कम हो रही है। और वो जब कम हो रही है तो सब लोग ने बड़ी एक राहत की सांस लेने की कोशिश करी कि ये चीज चलो बला टल रही है। लेकिन वो बला टलते टलते ये दूसरी बला जो सामने आ रही है, इसके बारे में बहुत चिंतित होने की जरूरत है। आज ही मेरी एक वरिष्ठ डॉक्टर से बात हो रही थी इंदौर में, और उन्होंने कहा था कि मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे मरीज भर्ती हैं, 300 से ऊपर मरीज भर्ती हैं इस ब्लैक फंगस के। तो ये ब्लैक फंगस है क्या, ये म्यूकोर है क्या, तो इसके बारे में अपन समझते हैं। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि तरह तरह के कीटाणु हमें रोज अटैक करते हैं, हमारे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और हमारे अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं, आप रोज बीमार नहीं पड़ते, आपको रोज बुखार नहीं आता और आपको रोज रोज ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता। तो मुख्य रूप में फलात तरह के कीटाणु हमारे पास आ सकते हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है और पैरासाइट्स है, जैसे मलेरिया। कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। मतलब क्या कि ऐसे कुछ कीटाणु होते हैं जो कि जरा ज्यादा ही धूर्त होते हैं, मतलब उनमें बहुत ज्यादा काबिलियत नहीं होती, उनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्टिविटी नहीं होती। वो आसानी से एक एक अगर कोई व्यक्ति है जो कि स्वस्थ है, उसको अटैक नहीं कर सकता। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अस्वस्थ है, उसको किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो ये कीटाणु अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिटी देखते हैं और धावा बोल देते हैं। तो ये चीज समझने की बात है। अब इसमें बहुत सारे तरह तरह के होते हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस, टीबी भी एक तरह का है, क्रिप्टोस्पोरियोडोसिस, और म्यूकोर भी एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक है। मतलब इसको हम बोलते हैं मौका परस्त। अब मौका परस्त आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि अभी जब कोविड का एपिडेमिक हुआ था, तो कुछ मौका परस्त लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी करी थी, जो कि बहुत ही खराब काम है। तो मेरा सोचना है कि ये ऐसे लोग या ऐसे लोग जो रेमडेसिविर को काले बाजार में बेच रहे थे, वो म्यूकोर से कोई ज्यादा बहुत बड़े नहीं है, तो उनका नाम म्यूकोर रख देना चाहिए। सजा तो उनको मिलनी चाहिए, अब उनका नाम म्यूकोर रख देना चाहिए। और मौका परस्ती हमारे दुनिया में, हमारी लाइफ में हर जगह है। आपने देखा होगा, कई बार आप ऑफिस से आते हो और आपका बॉस ने बहुत आपको डांटा, आपने अपने टारगेट्स पूरे नहीं किए, आपसे गलतियां हो गई और आपकी ऑफिस में दिन बहुत खराब गुजरता है। और जब आप आते हो तो आपका मुंह लटका हुआ रहता है, आपके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती है।
पता नहीं, लेकिन कभी-कभी ऐसे टाइम पर वाइफ भी अपनी पूरी की सारी जो उसके अंदर गुबार है वो भी निकाल देती है, क्योंकि उसको मौका दिखता है कि ये व्यक्ति आज सुन लेगा, आज कुछ बोलेगा नहीं। तो मौका परस्ती हर जगह होती है। अब ये देखें कि हम इस मौका परस्त इन्फेक्शन से कैसे बचें, या फिर ये देखें कि किस तरह से हम सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं, किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है कि मुंह में सलाइवा है, आंख में आंसू है जो कि सब कीटाणुओं को धो देते हैं, म्यूकस लाइनिंग्स है, स्टमक में एसिड होता है, और हमारी चमड़ी जो होती है ये हमें बचा के रखती है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस शुरू होता है, जिसमें कि आप देखते हैं कि ये इम्यून सिस्टम काम में आना शुरू करते हैं, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स, इन्फ्लेमेशन, बुखार आना, फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और तरह तरह की चीजें। तो जितने भी ये कीटाणु हैं ये नेचुरल डिफेंस में अपना काम करते हैं और अपने को उससे बचाते हैं जो भी अटैकिंग ऑर्गेनिज्म है। और फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है ये टी सेल्स और बी सेल्स। ये लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि याद रखते हैं कि कौन सा कीटाणु आया था और क्या करता है वो, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना है कि उसको हमें किसी तरह से खत्म करना है। तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह से काम करता है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक होती है लेफ्ट साइड में इनेट इम्यूनिटी, जो कि हर किसी के पास होती है। ये सेल्स की जितने भी तरह के सेल्स होते हैं जो अटैक करते हैं। और दूसरी होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि स्लो रेस्पॉन्स है लेकिन बहुत ज्यादा कारगर है। तो ये सब मिलके हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया आया तो सबसे पहला जो प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है, ल्यूकोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, वो उसको ललकारता है और उसको हरा के खत्म कर देता है। तो ये समझने की बात है। अब इसको एक तरफ रखते हैं। तो ये जो पूरा इम्यून सिस्टम है ये एक बहुत ही एक इंट्रिकेट सिस्टम होता है जो एक दूसरे पे डिपेंड होता है, और एक दूसरे पे डिपेंड होकर के ये एक बहुत ही मतलब बैलेंस सिस्टम होता है। तो बैलेंस वर्ड को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो बैलेंस हो करके अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है तो क्या होगा कि जितने भी अटैकर्स हैं, कोविड वायरस है, टाइफॉइड है या म्यूकोर है, ये आपको हरा देंगे और आपके अंदर घर बना लेंगे और डिजीज हो जाएगी। परंतु यदि इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा स्ट्रांग है, कुछ ज्यादा हाइपर रिएक्टिव है, कुछ ज्यादा ज्यादा ट्रिगर हैप्पी है, तो क्या होगा कि वो इम्यून रिएक्शन कुछ ज्यादा स्ट्रांग और ओवर रिएक्टिव होने से तकलीफ हो जाएगी। क्या तकलीफ होगी कि एक तरह का ऑर्गन फेलियर हो सकता है, एआरडीएस हो सकता है, साइटोकाइन स्टॉर्म हो सकता है। गौरतलब है कि इस एपिडेमिक में जितने भी लोग सीरियस हुए हैं या अनफॉर्चुनेटली जितने लोगों की डेथ हुई है वो वायरस से नहीं हुई है, वो उनके इम्यून सिस्टम के हाइपर रिएक्टिव होने से हुई है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। इस बारे में हमने लास्ट वेबिनार में काफी डिटेल में चर्चा करी थी, इसलिए हम अभी बहुत ज्यादा इसको नहीं लेंगे। तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में जस्ट एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके अंदर एक मकड़ी घुस आई आपके घर में, और उस मकड़ी को हमने फ्लेम टॉर्च से उसको मारने की कोशिश करी। फ्लेम टॉर्च से मारने की कोशिश करी तो क्या होगा, मकड़ी मरे ना मरे हमारे घर में आग जरूर लग जाएगी और हम भी जल जाएंगे। यही होता है साइटोकाइन स्टॉर्म में, और यही होता है हाइपर रिएक्टिव इम्यून सिस्टम में। तो ये सारे मार्कर्स ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म है। ये इतने कॉमन नॉलेज है, हर कोई जानता है कि सी रिएक्टिव प्रोटीन कराते हैं, एलडीएच कराते हैं, डी डाइमर कराते हैं और ये सब कराते हैं। ये मान के चलें कि ये रिपोर्ट सिर्फ एक इंडिकेटिव रिपोर्ट होती है। इन रिपोर्ट को लिटरली नहीं लेना है कि 200 है तो 100 से बुरा है क्या, नहीं। वो है अपने पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन को देख करके इन रिपोर्ट्स को अपने को इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ पे हम ये इम्यून सिस्टम की कहानी एक तरफ रखते हैं। ये हमने समझ लिया कि कैसे काम करता है, और ये भी समझ लिया कि इम्यून सिस्टम के हाइपर रिएक्टिव होने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए
मेरे ऑडियंस में कई लोग होंगे जो मकान मालिक होंगे, कई लोग होंगे जो मल्टी के मालिक होंगे, कई लोग होंगे जो डेवलपर्स होंगे। आपने एक बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई। अब ये बिल्डिंग तो आपने बना दी, उसके सारे फ्लैट खाली पड़े हैं। तो आपको लगता नहीं है, हमेशा डर लगा रहता है कि आस-पास में अराजक तत्व, मौका परस्त गुंडे इस पे कब्जा कर लेंगे और फिर हमें बड़ी मुश्किल होगी। तो इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी करना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे किया जाए? तो जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं, जो इंटेलिजेंट बिल्डर है, वो ये जानता है ईज़ीएस्ट सिक्योरिटी ये है कि हमारे दोस्तों को, हमारे हितैषियों को किराए पे फ्लैट दे दो। तो फिर उस फ्लैट में कोई दूसरा अराजक तत्व घुस ही नहीं पाएगा। तो वो क्या करते हैं कि इस फ्लैट को पूरा किराए से फटाफट चढ़ा देते हैं। अब क्या होता है, या तो बेच देते हैं तो मकान मालिक नया आके रहने लगता है, या किराए से लगा देते हैं। अब देखिए आप कि बिल्डिंग सिक्योर हो गई, पैसा भी नहीं लगा, उल्टा उसको पैसा मिल रहा है किराएदार से। दूसरा क्या हो रहा है कि किराएदार उस फ्लैट को मेंटेन करता है, किराएदार उस फ्लैट को साफ रखता है, रंग रोगन कराता रहता है और बढ़िया से रखता है। तो विन विन सिचुएशन हो गई। जिस तरह से हम अपनी बिल्डिंग में किराएदार रखते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में भी बहुत सारे किराएदार रहते हैं। और ये बहुत सारे किराएदार हमारा माइक्रोबायोम है, एक बैक्टीरिया है जो कि बहुत सारे हमारे अंदर रहते हैं, हमारे ऊपर रहते हैं, हमारे पूरे बॉडी में रहते हैं। आपको ये जान के बड़ा अचंभा होगा कि ये बैक्टीरिया की तादाद हमारे खुद के बॉडी के सेल से 10 गुना ज़्यादा होती है। और ये तरह-तरह के काम करते हैं हमारे लिए। ये बहुत काम की चीज़ है। चूँकि उन्हें रहने की जगह मिलती है, तो उस रहने की जगह की बदौलत वो बहुत सारे काम करते हैं। तो जो आप सोचते हो कि आप हो, वो आप नहीं हो। आप सिर्फ़ वो हो जो आप हो, प्लस वो बैक्टीरिया जो कि 10 गुना है, वो भी आप ही हैं। तो ये बड़े खुशी से आपके अंदर रहते हैं और बड़ी तरह-तरह से आपके लिए काम करते हैं। क्या-क्या काम करते हैं? ये आपके मेंटल हेल्थ को बेटर रखते हैं। कैन यू बिलीव इट? इनका सीधा कनेक्शन ब्रेन के साथ रहता है और यदि वो बैक्टीरिया बैलेंस रहेंगे, तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी, आपकी स्किन को बढ़िया रखते हैं ये। आपके फूड को डाइजेस्ट करते हैं। आपके फूड में ऐसी कई चीजें होती है जो आप खुद डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बैक्टीरिया जाकर के उन सारे फूड्स को डाइजेस्ट करता है और आपको वो पोषक तत्व निकाल के देता है। आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये बैक्टीरिया क्लोजली एक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ और उसको बूस्ट करता है। तो ये देखिए आप, जैसे कि इम्यून सिस्टम के साथ एकदम उसका बहुत क्लोज नाता है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत बहुत पहले से है। आपका इम्यून सिस्टम तो बाद में डेवलप होता है। तो देखिए जैसे इधर लेफ्ट साइड में कि अगर वो बैक्टीरिया ने देखा कि अंदर एक रोटा वायरस आ गया है, तो वो इमीडिएटली इम्यून सिस्टम को बताता है, फोन लगाता है कि देखिए एक रोटा वायरस आया, क्या करना है। और इम्यून सिस्टम तुरंत उसको जवाब देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या चाहिए बताइए, हम अपने यहाँ से फौज भेजते हैं। तो मान के चलिए कि ये अगर लेफ्ट साइड वाला बैक्टीरिया नहीं होगा, तो इस इम्यून सिस्टम को अर्ली मैसेज नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप देखिए जैसे लेफ्ट साइड में ये माइक्रोबायोम है, ये जो पर्पल कलर के जितने भी बिंदु हैं, ये एक पर्पल कलर के बहुत सारे माइक्रोबायोम में बहुत सारे कीटाणु हैं जो आपके पेट के अंदर, आपके श्वास नली के अंदर, आपके मुंह के अंदर, नाक के अंदर एक लेयर बना के बैठे हुए हैं और उसको चमका रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं और इम्यून सिस्टम से बातें कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम उस सेल्स के अंदर है। तो यदि ये जो लाल रंग के कीटाणु हैं, जो कि इन्वेडिंग बैक्टीरिया है, जो कि अटैकर्स हैं, ये आते हैं, तो क्या होता है? इनको जगह नहीं मिलती वहां रहने की, क्योंकि जगह तो पूरी फुल है। दूसरा क्या होता है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि ऑक्सीजन तो सब ये बैक्टीरिया ले रहे हैं। उनको पोषण नहीं मिलता, क्योंकि उनका पोषण ये पूरा पोषण इन बैक्टीरियो ने घेर रखा है और ये उनको लेने नहीं देते पोषण। तो इन अटैकर्स की दाल बिल्कुल नहीं गलती है और ये अटैक अंदर नहीं आता, या ये कुछ भी अपना घर यहाँ नहीं बना सकते और विफल हो जाते हैं। अब देखिए किसी कारण से अगर ये जो हेल्दी माइक्रोबायोम है लेफ्ट साइड का, ये डिप्लीट हो जाए, ये कम हो जाए, ये नष्ट हो जाए, तो क्या होगा? राइट साइड में देखिए, ये माइक्रोबायोम डिप्लीट हो गया, यहाँ पे जगह पूरी खाली हो गई। और जब ये खाली हो गई, तो ये जो अटैकिंग बैक्टीरिया है, इनको तो बड़े जगह मिल गई आराम से घुसने की और ये सीधे हमारे अंदर घुसने की फिर कोशिश करते हैं और कई बार सफल भी हो जाते हैं।
इनको पोषण भी मिल जाता है क्योंकि पोषण वहाँ पड़ा रहता है, और कोई खाने वाला नहीं। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये बहुत जरूरी है। ये हमारा एक डिफेंस का लाइन है। तो यदि हम अपने इस माइक्रोबायोम को डिप्लीट कर देते हैं किसी कारण से, क्या कारण हो सकता है जिससे ये कम हो जाए? या तो हम गलत तरह का खाना खाएं, जो इनको चाहिए वो खाना हम नहीं खाएं, तो ये बेचारे भूखे मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन और भी इंपॉर्टेंट है, यदि हम जगह जगह एंटीबायोटिक खाने लगे। एंटीबायोटिक के बारे में क्या कहा था? जो बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो अगर हम एंटीबायोटिक खाने लगे तो ये बैक्टीरिया माइक्रोबायोम खत्म हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। और डिप्लीट हो जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे ये कहने की बात है कि माइक्रोबायोम चूंकि इतना काम हमारे लिए करता है, आपने देखा होगा लिस्ट, अपन ने अभी चर्चा करी। तो यदि आपको स्वस्थ रहना है, आपको फिट रहना है, तो आपके अंदर पेट में ये सारे के सारे कीटाणु बिल्कुल फिट रहने चाहिए। अगर ये फिट नहीं रहेंगे तो आप भी फिट नहीं रह सकते। तो एक्चुअल जो है कुंजी आपके हेल्थ की यहाँ पर है। तो ठीक है, अब ये हमारा फ्लैट था, यहाँ हमने माइक्रोबायोम को रखा। अब देखें कि सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस क्या है? ये हमारा इम्यून सिस्टम है। ठीक है, ये सर्कल ऑफ इम्यून सिस्टम है जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात करी। न्यूट्रोफिल्स है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर की इम्यून सिस्टम है हमारा, ये है। और फिर तीसरा लेयर एक बनता है इस पुलिस की गश्त का। ये जो पुलिस है, ये टी लिम्फोसाइट्स है, जो कि हमने इम्यून सिस्टम में देखा था। थर्ड लेयर हाईएस्ट टॉप में जो टी लिम्फोसाइट्स है। तो इस तरह से हम तीन तरह के एक डिफेंसिव सिस्टम से अपने आप को बचा के रखते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर रहने वाले कीटाणु जो हमारे किराएदार हैं। दूसरा हमारा इम्यून सिस्टम जो हमें बचा के रखता है। और तीसरा आसपास के पुलिस की गश्त यानी कि टी लिम्फोसाइट्स, जो कि याद रखते हैं कि कौन क्रिमिनल है और कौन फ्रेंडली है। जब ये ऐसा रहता है तो कोई भी म्यूकॉर या कोई भी मौका परस्त कीटाणु हमारे अंदर कहीं से कहीं तक नहीं घुस सकता। देखिए, ये मान के चलिए कि आज ये म्यूकॉर आपके चारों तरफ है। आज सुषमा ही मेरे को बता रही थी कि आपके ब्रेड के कीटाणु, ब्रेड के उसमें म्यूकॉर बैठा है, आपके कूलर में म्यूकॉर बैठा है, सब जगह म्यूकॉर बैठा है। पर उसको कोई, हमें कोई डेंजर नहीं है उससे, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। अब ये सिस्टम जब गड़बड़ होता है तो देखिए क्या होता है। ये आइडियल सिस्टम है जहां की हमारा जो माइक्रोबायोम है हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर रहा है, बता रहा है कि देखो किस तरह के कीटाणु आएंगे, उनको कैसे मारना है, क्या करना है। और बिल्कुल गश्त चलती रहती है, ट्रेनिंग चलती रहती है, और हमारी सेना बिल्कुल तत्पर रहती है। तो कोई भी ये हरे रंग के कीटाणु आते हैं, बोलते हैं नहीं यार, यहाँ तो बहुत मुश्किल है, अपनी दाल गलेगी नहीं। तो अब देखिए क्या होता है कोविड में। कोविड आपको हुआ, थोड़ा बुखार आया, तो आप क्या करते हो कि आप पास के केमिस्ट के पास जा करके कोई सा भी पर्चा दिखा करके या पर्चा नहीं दिखा करके एंटीबायोटिक की गोलियां खा लेते हो। जैसे डॉक्सीसाइक्लिन हुआ, एजिथ्रोमाइसिन हुआ, सफ्रोक्सिम हुआ, या फिर इंजेक्शन लगवा लेते हो तरह तरह के, मेरोपेनम है या कोई भी। तो ये हम जानते हैं कि ये जितने हैं ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करता। और ये सब लोग जानते हैं आज कि इन एंटीबायोटिक से कोविड वायरस को कुछ भी नहीं होने वाला। पर होता क्या है, इन एंटीबायोटिक के खाने से हमारे जो किराएदार थे, हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरिया थे, वो खत्म हो जाते हैं और हमारा मकान फिर से खाली हो जाता है, और बड़ा इनवाइटिंग सा खाली हो जाता है कि आ जाओ, कब्जा कर लो। ठीक है, तो ये पहला एक लाइन ऑफ डिफेंस खत्म हो गया। इसके बाद यही नहीं, हम क्या करते हैं, हम जाके स्टीरॉयड भी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि स्टीरॉयड खाने से बहुत फायदा होता है। तो भले ही हमको बुखार आया, हमारे ऑक्सीजन लेवल बढ़िया है, तो भी हम जाकर के पहले दिन से सोलूमेड्रॉल या मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन ये सब खाना शुरू कर देते हैं। जब हम स्टीरॉयड खाते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, तो क्या होता है, एक तो हमारे अंदर वायरस की बढ़ने की गति 4 गुना बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम डिप्रेस होता है। स्टीरॉयड का काम ही है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना। इसीलिए स्टीरॉयड दिया जाता है कोविड में कब? जब साइटोकाइन स्टॉर्म होता है या जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर रेस्पॉन्सिव होता है, तो ही वो होता है लेट स्टेज में, जब ऑक्सीजन लेवल्स फॉल होते हैं। भर्ती करने के बाद दिया जाता है, घर में कोई नहीं खाता। लेकिन फिर भी अगर हमने इसको खा लिया,
एक्सेस मात्रा में खा लिया, हाई डोज में खा लिया, तो क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म करता है। तो हमारे जो सर्कल ऑफ सिक्योरिटी थी हमारे मकान के चारों तरफ, वो भी वीक हो जाती है, वो भी चली जाती है। यहीं पे बात खत्म नहीं होती। इसके बाद कोविड वायरस क्या करता है कि वो टी लिम्फोसाइट्स को खत्म करता आके। उसकी ये आदत है कि पुलिस को मारता है वो आके, तो टी लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं कोविड में। तो हम ये देख रहे हैं कि इन सब चीजों की वजह से हमारी ये तीनों लेवल ऑफ सिक्योरिटीज खत्म हो गई। हमारे किराएदार चले गए, हमारा मकान खाली हो गया, सूना हो गया, कंप्लीटली बैरन हो गया। हमारी म्यूकोजा पूरी बैरन हो गई, उसमें पूरी की पूरी जगह है आराम से कि आ जाओ जी बैठो, जिसको बैठना है बैठो। हमारा इम्यून सिस्टम खत्म हो गया और हमारे पुलिस यानी टी लिम्फोसाइट्स भी खत्म हो गए। अब मौका परस्त कीटाणु को क्या चाहिए, म्यूकॉर को क्या चाहिए? म्यूकॉर तो बस तुरंत आकर के हमारे अंदर घर बनाने की कोशिश करता है। और यदि आपको डायबिटीज भी है या फिर आपने स्टीरॉइड्स खाए हैं, उससे ब्लड शुगर बढ़ गई है, तो वो भी इम्यून सिस्टम को कम करता है और वो भी म्यूकॉर को बढ़ावा देता है। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से म्यूकॉर हमारे अंदर प्रवेश करता है। और एक बार म्यूकॉर प्रवेश कर जाए फिर उसे हटाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा चिपकू तरह का है और उसको निकालना बहुत मुश्किल है। और फिर हम देखते हैं ये तरह तरह के प्रॉब्लम्स। म्यूकॉर हुआ मुंह में तो ये काला हो गया, और तरह तरह की म्यूकॉर माइकोसिस को हम जानते हैं। बेसिकली ये तरह तरह के होते हैं, लंग्स में होती है, साइनसेस में होती है, आंख के पीछे होती है, अंतड़ियों में होती है, क्यूटेनियस होती है, और डिसेमिनेटेड सब जगह हो सकती है। ये तरह तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस है। और इसके सिम्टम्स जो हैं वो इस तरह के हो सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल टाइप के सिम्टम होते हैं, कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होते। हेडेक हो गया, खांसी आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बराबर मेंटल स्टेटस सही नहीं है, और सबसे ज्यादा जरूरी है आंखों में लालपन या आंख के पीछे दर्द होना। ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब देखें इसमें जैसे कि लेफ्ट साइड में जो पेशेंट है, इसकी एक आंख थोड़ी सी बंद हो रही है और वो सिर्फ म्यूकॉर से हो रही है, और राइट साइड वाले पेशेंट में ज्यादा बंद हो रही है। ये मुंह के अंदर का म्यूकॉर है, पैलेट में म्यूकॉर है। अपन देखते हैं कि ऊपर जो तलवे में है वहां पे तरह तरह का अफ्लिक्शन होता है। वो म्यूकॉर जहाँ जाता है वहाँ की ब्लड सप्लाई को बंद कर देता है, वहाँ इन्फार्ट करता है। तो वहाँ की न सिर्फ ग्लूकोजा खराब हो जाती है, अंदर की बोन भी गल जाती है, और बोन गोल गल के टूट टूट के निकल भी जाती है कई बार। इस तरह के क्लिनिकल होते हैं प्रेजेंटेशंस। ये आंख में म्यूकॉर होता है, बड़ी खराब चीज है साहब। ये इंदौर में एक स्टडी हुई है बहुत हाल में, जो कि 200, आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा, 210 मरीजों के उन्होंने स्टडी करी कि इनको म्यूकॉर क्यों हुआ। ये देखा गया कि 100% पेशेंट जिनको म्यूकॉर हुआ उन्होंने एंटीबायोटिक खाई थी। स्टीरॉइड्स 14% लोगों ने नहीं खाई थी, बाकी 86% लोगों ने खाई थी। 21% को डायबिटीज नहीं थी, 36% कभी भर्ती नहीं हुए हॉस्पिटल में, और घर में उन्होंने ये सब इलाज किया, उससे म्यूकॉर हो गया। ऑक्सीजन सिर्फ 50% लोगों को लगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कहना है कि दूषित ऑक्सीजन से म्यूकॉर हो रहा है, वो नहीं है। तो इस तरह से ये स्टडी एक बहुत इंटरेस्टिंग हुई थी। तो आज क्या करें हम? इससे बचना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इलाज बहुत मुश्किल है। तो आप एंटीबायोटिक खाना बंद करें। यदि आपको बुखार हो रहा है और खास करके ऐसा लगता है कोविड है या ऐसा लगता है कि वायरल बुखार है, तो एंटीबायोटिक ना खाएं। इससे क्या होगा कि हमारे जो अंदर की जो फ्रेंडली कीटाणु है, जो हमारे सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ रक्षक है, वो जीवित रहेंगे, वो बराबर काम करेंगे। दूसरा, स्टीरॉयड ना खाएं। स्टीरॉयड नहीं खाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम जो सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस है वो सही रहेगा। और यदि आपने एंटीबायोटिक खाई है तो उसके बाद प्रोबायोटिक जरूर लें। उससे क्या है कि जो अच्छे कीटाणु हैं वो वापस आने में मदद मिलेगी। एंटीबायोटिक सिर्फ दवाइयों में नहीं, खाने में भी होता है, क्योंकि तरह तरह के कीटनाशक का छिड़काव होता है हमारे खाने में। तो ऐसा भी खाना अवॉइड करें जिसमें कीटनाशक लगे हों, ऑर्गेनिक खाने को प्रेफर करें। एनिमल फूड्स अवॉइड करें, मीट, मिल्क, सब में एंटीबायोटिक होती है। ये देखा गया है कि प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक गायों को और भैंसों को बहुत दिए जाते हैं। एक स्टडी हुई थी सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली से, और उन्होंने डेयरी फार्मर्स को देखा था जो कि हरियाणा में और यूपी में
उन्होंने उनसे पूरा सर्वे किया था और देखा था कि उनके थन में, उनके जो जहाँ से दूध निकाला जाता है उसमें मेस्टाइटिस होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, उस वजह से दूध खराब हो जाता है। ये क्या करते हैं कि ये दूध सारे के सारे गायों को कम से कम हफ्ते में 3 दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन खुलेआम मिलते हैं उनको, और कुछ भी डोज देते हैं, कैसे भी एंटीबायोटिक देते हैं, उसकी भी पूरी लिस्ट बना ली गई। और फिर वो एंटीबायोटिक जो गाय को ठोक दिया गया, वो जाकर के उसके मिल्क में निकलता है, और ये देखा गया कि मिल्क में बहुत सारे एंटीबायोटिक पाए गए। टेस्टिंग करी गई 2018 में। कई फार्मर्स को ये बताया गया कि भाई आपको विड्रॉल पीरियड के बारे में मालूम है कि नहीं। विड्रॉल पीरियड मतलब क्या, कि ऐसा पीरियड 2 से 3 दिन का, जबकि आपने एंटीबायोटिक दी है अपने जानवर को, तब आप उसका दूध निकाल के बेचोगे नहीं। बोले क्या होता है ये, हमारे कुछ नहीं मालूम, हम तो बेचेंगे। फिर ये माना जाता था कि हम दूध को बॉयल कर देंगे तो क्या एंटीबायोटिक खत्म हो जाएंगे। बांग्लादेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बड़ी अच्छी स्टडी आई है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने 20 मिनट तक मिल्क को बॉयल किया तो वो भी पूरी तरह से अमॉक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और दूसरे एंटीबायोटिक्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो बहुत ध्यान रहे कि अब दूध न ले ऐसे माहौल में जहाँ की एंटीबायोटिक्स का बहुत हो रहा है यूज। इसका एक और प्रॉब्लम ये होता है कि चूंकि हमारे दूध में, हमारे खाने में एंटीबायोटिक जाती है, वो हमारे अंदर एंटीबायोटिक जाती है, तो हमारे अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाता है, और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बैक्टीरिया इस कारण से पूरे कम्युनिटी में फैल रहे हैं। इसीलिए वीगन हो जाना बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप दूध या डेयरी प्रोडक्ट से बिल्कुल परहेज कर लें तो सबसे अच्छी आपके लिए, हेल्थ के लिए यही बात होगी। तो क्योंकि अपना जो माइक्रोबायोम है, ये मान के चलिए ये की है, ये देखा गया कि कोविड के पेशेंट्स में बहुत सारी स्टडीज हुई कि जिनके कोविड पेशेंट्स में जिनका माइक्रोबायोम सही था, उनको कोविड से परेशानी हुई ही नहीं। इस बारे में मैं कुछ और आपको बड़ी चौंका देने वाली अभी बातें बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो ये बात तय हो गई इतनी सारी स्टडीज में कि ये जो माइक्रोबायोम है हमारे अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मात्रा इंपॉर्टेंट है, और इसका डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी से मतलब कि सब तरह के बैक्टीरिया होने चाहिए, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सब तरह के बैक्टीरिया बैलेंस में होने चाहिए। डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर स्टडी करी गई। तो बुर्किना फासो का आपने नाम सुना होगा। बुर्किना फासो जो है, ये अफ्रीका में एक जगह है जो कि बहुत ही बैकवर्ड काइंड ऑफ नेशन है। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर का जो एक बना हुआ है, ये देखेंगे कि ये इस तरह से अभी रह रहे हैं जैसे हमारे यहाँ शायद बस्तर में आदिवासी रहते होंगे। तो बुर्किना फासो के उन्होंने बच्चों को स्टडी किया। क्या स्टडी किया, उन्होंने उनके माइक्रोबायोम को स्टडी किया कि इनके गट में क्या बैक्टीरिया है, और उसके साथ में उन्होंने वेस्टर्न नेशंस के, जैसे इटली में उसी तरह उसी एज ग्रुप के बच्चों को स्टडी किया। ये स्टडीज को जब उन्होंने कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि बुर्किना फासो के बच्चों में राइट साइड में डाइवर्सिटी ज्यादा है। माइक्रोबायोम में तरह तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि फ्लोरेंस और इटली के बच्चों में नहीं है। जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो नहीं है। अब ये बैक्टीरियोडाइटिस और फर्मिक्यूटिस दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरियोडाइटिस जो होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपकी इम्यून सिस्टम को बड़े तरीके से चलाते हैं, इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव होने से रोकते हैं। और फर्मिक्यूटिस जो होते हैं वो इम्यून सिस्टम को गोली चलाने के लिए कहते हैं, मारो पीटो। तो इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और आप यहाँ देखोगे कि बुर्किना फासो में ये जो ब्लू कलर का पाई डायग्राम है, वो बैक्टीरियोडाइटिस है, और वो ऑलमोस्ट हाफ है, और दूसरे वाले बाकी हाफ है। और यहाँ आप देखिए इटली में क्या है, बैक्टीरियोडाइटिस बहुत कम है। तो उस वजह से इटली के बच्चों में कोविड को लड़ने की क्षमता या और किसी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बुर्किना फासो के बच्चों के से बहुत कम पाई गई। फिर ये स्टडी करी गई यूएस में, वही हाल था जो इटली में हुआ। देखिए, तो आपने ये देखा होगा कि हमारे इंडिया में या अफ्रीका में कोविड से मरने वालों की तादाद परसेंटेज वाइज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ केसेस बहुत कम रही है।
बशर्ते कि वेस्टर्न नेशंस की। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया में जो लोग सीरियस हुए हैं, जिनकी डेथ्स हुई है, वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं। आपने देखा होगा कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग बहुत कम है जो कि आईसीयू में भर्ती हुए या सीरियस हुए या उनको भर्ती करना पड़ा। आप मेरे को बताइए, आपके यहाँ से कोई भी जो काम करने वाली बाई आती है, किसी को सीरियस कोविड हुआ क्या? नो जो आपके यहाँ लेबर काम करने आती है, बिल्डर लोग, आप बताइए, उनको किसी नो को सीरियस कोविड हुआ क्या? नो नहीं हुआ, नहीं हुआ। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि उनके अंदर जो है, उनका अंदर जो जो बैक्टीरिया है, जो उनके अंदर माइक्रोबायोम है, वो मोर डाइवर्स है, मोर बैलेंस्ड है, और वो उनको सब तरह की बीमारियों से बचाता है। और उन्होंने ऑब्वियसली वो जो हमने जो पुड़ियाएं खाई है एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड, और वो हमने जो गलतियां उसके बाद करी है, उसको तो हम गिन भी नहीं रहे। तो ये समझने की बातें हैं। एक स्टडी और हुई थी, चलते चलते मैं आपको बताऊं। चाइना में जो गट बैक्टीरिया है और इंडिया के लोगों के गट बैक्टीरिया का डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ था स्टडी। अगर आप नेट पे देखेंगे वो वाली स्टडी भी मिलती है। और उन्होंने ये देखा कि इंडिया के लोगों में माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है चाइना के लोगों से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के लोग वेजिटेरियन है, वेजिटेबल बेस्ड डाइट करते हैं, जो कि अच्छे, ये जो बैक्टीरियाइटिस है जो ब्लू कलर के हैं, उन बैक्टीरिया को पसंद है वो खाना। और चाइना के लोग ज्यादा नॉनवेज खाते हैं तो उनके अंदर फर्मिक्यूटिस ज्यादा बढ़ते हैं, इसीलिए चाइना में भी मोर्टेलिटी बहुत हाई थी फर्स्ट वेव में। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि फोकस हमारा हमारे अपने को हेल्थ पे करना है। और हेल्थ कैसे करेंगे? हेल्थ इज हम खुश रहें, हम स्वस्थ रहें और हमारा माइक्रोबायोम स्वस्थ रहे। यदि इतना हो जाएगा तो मजाल है कि कोई ये म्यूकर या ये और वो कोई कोई आपको छू भी नहीं सकता। तो जरूरी सिंपल है, दौड़ दौड़ के केमिस्ट के पास ना जाएं, जाएं तो सब्जी वाले के पास जाएं, जाए तो अच्छे ऑर्गेनिक स्टोर पे जाएं। जो हम दवाइयों में बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं वो बचा करके अच्छे खाने में खर्चा करें। एक डाइवर्स खाना खाएं, एक ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें कि फाइबर ज़्यादा है, क्योंकि बैक्टीरियोडाइटिस और अस्तर कई सारे बैक्टीरिया, अभी मेरे पास समय नहीं है जो बता सकूं, वो सब इस पे थ्राइव करते हैं। और उस फाइबर में से आपको निकाल निकाल के ऐसी अच्छी अच्छी चीजें देते हैं जो आप अदरवाइज मिल नहीं सकती आपको। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। कभी और बात करेंगे कि ये खाना किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, कौन सा खाना अवॉइड करना है, वो एक पूरा अलग डिस्कशन है। पर फोकस आज यही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैं अपना उद्बोधन अभी फिलहाल रोकता हूँ, और ताकि आप लोगों के विचार भी मेरे को जानने को मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। तो ऐसा और भी कुछ है, या हमारे जो अभी लोग सुन रहे हैं उनको इस तरह के किसी बैसिलस के बारे में जानकारी है तो हम लोग मतलब आपसे लेना चाहेंगे? ठीक बात है, मैं जरूर आग्रह करूंगा कि इसके बारे में लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। यहाँ मैं थोड़ी चीज क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो दही है या कोई फर्मेंटेड फूड है वो अच्छा है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि उसको खाने से हमारा काम हो जाएगा, कि हम सुबह पिज्ज़ा खा लें और दोपहर को दही खा लें, तो क्या ये हो जाएगा? ये नहीं होगा। हम ब्रेड खा लें और केक खा लें और फिर दही खा लें तो क्या हम ठीक हो जाएंगे? नहीं हो दही, क्योंकि क्या होता है, हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको सही खाना चाहिए। हमें बैक्टीरिया नहीं खाने हैं, हमें उनके लिए खाना खाना है जो उनको जाके फीड करे और उनको ग्रो होने के लिए प्रेरित करे। तो हमें वैसा खाना खाना है जो हमारे अंदर की जो गुड बैक्टीरिया, जो हमें खुश रखते हैं, जो हमें सेहतमंद रखते हैं, उनके लिए बढ़िया हो। बाकी फिर कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। नहीं तो मैं थैंक यू डॉक्टर सिंघवी, थैंक यू डॉक्टर संगीता। मैं बस सभी से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि कोई भी अपने आप दवाइयां ना खाएं और सिर्फ अपना इम्यून सिस्टम जो नेचुरल तरीके से हम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं वो प्लीज सब लोग रखें। और हमको जागरूकता बढ़ानी है, जैसे आपने बताया कि हमारे दूध में भी आ रहा है, हमारे वेजिटेबल्स में भी आ रहा है, हम खुद जाके केमिस्ट के जाके जहर खरीद के लाके अपने सिस्टम को खराब कर रहे हैं। तो ये जागरूकता, ये नॉलेज हमको बढ़ाना है। और एक नेचुरल लाइफ, भले ही वो मतलब
मैंने देखा गरीबों के यहाँ खाना बहुत अच्छा नहीं मिलता है, फिर भी वो स्ट्रांग है। अमीरों के यहाँ सब मिलता है, फिर भी वो कमजोर हो रहे हैं। तो हमको ये एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है और यस, हमको अपनी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ा के, दवाइयों पे डिपेंडेंसी कम करके, सिंपल सा वायरस था, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस करके दवाइयां खा के हमने एडिशनल कॉम्प्लिकेशन ब्लैक फंगस ली है। डॉक्टर सिंघवी को बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर संगीता को धन्यवाद। मैं हमारे ग्रुप के वरिष्ठ साथी श्री रविंद्र पहलवान जी को आमंत्रित कर रही हूँ अपने आशीर्वचन के लिए। एक क्वेश्चन पूछना था, वो जो भी जी गार्डनिंग वगैरह के बारे में भी कुछ बता रहे हैं कि गार्डनिंग से भी म्यूकोर वगैरह हो रहा है, तो वो किस तरह से मतलब होता है? नहीं, उसका कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि म्यूकोर तो हर जगह है, आप उससे बच ही नहीं सकते। मतलब अभी मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ म्यूकोर है, घबराइएगा मत, कुछ नहीं होगा। हाँ, क्यों है वहाँ पर। तो वो आप कहाँ-कहाँ जाएँगे साहब, अपने अंदर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाओ, फिर म्यूकोर तो कहीं नहीं लगता साहब, अपॉर्चुनिस्टिक है वो तो। बिल्कुल सही। नहीं, म्यूकर का तो ऐसा है कि भारत संचार निगम लिमिटेड के मंडल अभियंता बीएसएनएल के डिविजनल इंजीनियर मिस्टर ललित भाटिया से मेरी टेलीफोन पर बात हो रही थी। वो एक बार अपने ग्रुप में श्रोता के रूप में आ चुके हैं। वो उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि आपका बड़ा अच्छा था और आखिरी में आप भी बोले थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे ग्रुप में केवल हमारे सदस्य ही नहीं है, और दूसरे लोग भी आकर उसको सुनते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। और मेरा ख्याल जहां तक है, मैं एकदम से स्पष्ट नहीं कर सकता, मेरा जहां तक ख्याल है कि वो जो वक्ता आज बोल रहे हैं, इन्हीं वक्ता जो पहले बोले थे उनकी प्रशंसा कर रहे थे। मेरा ख्याल यही थे। हम ये बताना चाहते हैं, ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास बहुत क्वालिटी की चीज है और हम क्वालिटी की चीज लोगों को सर्व करते हैं, बहुत पौष्टिक आहार देते हैं। जो देखिए, जैसा खाने पीने की बता रहा है, तो दिमाग में भी अच्छी चीज जाना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, हमारा मस्तिष्क अच्छा रहे। आज हम अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। आज के वक्ता की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू सो मच।